हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बाल विकास अर्थात सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक आप कवर करिएगा और आज की वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। जो अभिप्रेरणा होती है इसको आमतौर पर हम लोग मोटिवेशनल बोलते हैं, ठीक ना। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस माध्यम से होता है, मतलब अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहली बात है यहाँ से 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशनल और ये 2 प्रकार की होती हैं और इसको ध्यान रखिएगा। इसमें होता है, एक होती है कि आंतरिक अभिप्रेरणा, याद रखेंगे, एक होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है दोस्तों आपका बाह्य अभिप्रेरणा। दोनों को याद रखिएगा। और जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना, ये बच्चे के मन के अंदर ही, याद रखेंगे, उसके हृदय के अंदर ही ऐसी भावना होती है कि मैं इस चीज़ को कर लूँ, मैं पढ़ लूँ। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है ना, इसके अन्य माध्यम हो सकते हैं, जैसे बच्चा डर के माध्यम से पढ़ रहा हो या बच्चे को कोई बाहरी दबाव बनाया जा रहा हो या बाहरी कहानी सुनाकर उसको बच्चे के अंदर मोटिवेशनल उत्पन्न किए जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ रहा हो, तो वह बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखेंगे अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, कि कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, कि जन्मजात तथा अर्जित होता है, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन होता है। आपको बता दें अभिप्रेरणा का जब भी हम वर्गीकरण करते हैं वो हम लोग करते हैं जन्मजात तथा अर्जित। जन्मजात का मतलब होता है कि आंतरिक और अर्जित का मतलब होता है कि बाह्य। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न, मैंने एक और प्रश्न की शोध किया हूँ कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। ये तो बात आप लोगों ने देखा ही, लेकिन आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, कौन अभिप्रेरणा अस्थाई होती है। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे ना कि कौन सी अभिप्रेरणा अस्थाई होती है, तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना दोस्तों, वह आपकी अस्थाई अभिप्रेरणा के नाम से जानी जाती है। ये अधिक अस्थाई होती है, इसके अपेक्षा, बाह्य की अपेक्षा जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना, अधिक अस्थाई होती है। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें सीखने का स्थानांतरण जो है दोस्तों, वह सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग किसके साथ जाएंगे, ये सभी के साथ। जो सीखने का ग्राफ होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, ग्राफ ऊपर नीचे बढ़ सकता है या नीचे भी गिर सकता है या ऊपर ही बढ़ सकता है। तो मतलब कि इसके ग्राफ जो है ना, सीखने का जो स्थानांतरण होता है वह सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य सभी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छे सिद्ध हो सकते हैं प्रश्न, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके जितने भी सहयोगी साथी जो कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, जिनसे उनके साथ साथ मेरी भी मदद हो सके। चलिए आगे देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करने वाला जो मत है दोस्तों, वह आपका गेस्टाल्टवाद है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग प्यारे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के समय में किया था, तो आपको बता दें उनका नाम है दोस्तों एबिंगहॉस। एबिंगहॉस के द्वारा निरर्थक शब्दों को भी सीखने के लिए प्रयोग लाया गया था, क्योंकि सीखने में हर प्रकार के जो शब्द होते हैं, एबिंगहॉस का मतलब है दोस्तों, याद रखेंगे, इनका मत था ना कि जो भी शब्द है ना वो बच्चों को सीखने में मदद पहुंचा सकते हैं, चाहे वो निरर्थक हो चाहे सार्थक हो, सभी को इन्होंने समान मान्यता प्रदान किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सीखने के नियम किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो सीखने के नियम पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर किनके द्वारा दिया गया था, तो सीखने के नियम दिया गया था थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सीखना है, जो याद रखेंगे सीखना क्या है यही आपको बताना है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये सभी होता है। आप लोग
प्रश्न को देखते ही सीख गए होंगे। सीखना क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, इसकी परिभाषा आप लोगों ने पढ़े हैं, बिल्कुल बात सही है। अनुभव तथा अभ्यास का ये परिणाम है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है। तो सीखना क्या है, ये सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है। तो सीखना ये सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो शारीरिक वृद्धि और विकास होती है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग तत्परता बोलेंगे, इसको हम लोग अभिवृद्धि बोलेंगे, इसको हम लोग गतिशीलता बोलेंगे, कि आनुवंशिकता बोलेंगे। आनुवंशिकता का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे भौतिक चेंजअप की बात कहा है, और भौतिक चेंजअप को हम नापते हैं अभिवृद्धि में, मतलब शारीरिक, याद रखेंगे शरीर की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे विकास हो रहा है। तो शरीर की वृद्धि और विकास की बात बोल रहा है दोस्तों, तो इसको हम लोग अभिवृद्धि के अंदर मैनेजमेंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला 8 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न क्या कहा है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, याद रखेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किनका है, तो यह कथन रॉस महोदय का है। मैं बिल्कुल टाइम न लूं, चिंतन के द्वारा बच्चा सीखता है, यह रॉस महोदय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। याद रखेंगे, कौन सा कथन सर्वोत्तम है और किसके आधार पर, बाल मनोविज्ञान के, मतलब बालक को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। यहाँ पे देखिएगा, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये बात सही है। कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये बात सही है। कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये बात सही है। और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बात सही है। मैं आपको बताया हूँ, बाल मनोविज्ञान एक आता है, सीडीपी एक आती है, बाल विकास एक आता है। प्रत्येक बच्चा महान होता है, कोई एक बच्चा महान नहीं होता है, प्रत्येक बच्चा महान होता है। प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा दी जानी चाहिए, एक छत के नीचे दी जानी चाहिए। प्रत्येक किसी बच्चे का प्रताड़ना नहीं करना चाहिए, जात के आधार पर आप लोग जानते हैं काले गोरे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी कोई बालक है ना, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा वैज्ञानिक होता है, प्रत्येक बच्चा सीखने के प्रति अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज की वीडियो का 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है। आपको मैंने बहुत बार बताया कि बाल मनोविज्ञान में, बाल विकास में जो भी प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा, सभी प्रश्न को एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करिएगा, और कोई भी प्रश्न बालक के विपरीत नहीं होने चाहिए। जो भी आंसर दीजिएगा, अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा और बालक के पक्ष में होना चाहिए, ये बात को याद रखेंगे। और कोई भी शिक्षा हो, शिक्षा किसे दी जाती है, तो शिष्य को दी जाती है, और शिष्य क्या होता है, बालक होते हैं। और याद रखेंगे, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो बालक होता है, क्योंकि बालक को ध्यान में रखते ही हम लोग पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, शिक्षा को, कुछ भी चीज़ों को हम लोग निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु, अच्छा शिक्षक नहीं होना चाहिए, शिक्षा प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, विद्यालय नहीं होना चाहिए, सबसे पहला जो स्थान होना चाहिए वो बालक का होना चाहिए। बालक को ध्यान में रखकर आप अच्छा टीचर की चूज करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया का चूज करेंगे, विद्यालय का चूज करेंगे, सिलेबस का चूज करेंगे, जो भी मापदंड होंगे ना बालक के अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आपसे एक बार और कहूँगा कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की वीडियो, आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और यहाँ पे वही वीडियो आपको मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती है। स्मृति का मतलब यहाँ से मेमोरी से है, बुद्धि से है। याद रखेंगे, अच्छी बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, शीघ्र पुनः स्मरण करने वाला, कि शीघ्र पहचान करने वाला, अच्छी धारणा उसके अंदर हो, ये सभी याद रखेंगे। अगर किसी बालक की अच्छी स्मृति है, अच्छी मेमोरी है, अच्छी बुद्धि है, तो उसके अंदर शीघ्र पुनः स्मरण की प्रक्रिया पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी। शीघ्र वह चीज़ों को पहचान लेगा, ये भी बात सही है। अच्छी उसके अंदर शब्द ज्ञान की धारणा होगी, बुद्धि ज्ञान की धारणा होगी, ये भी बात सही है। तो इसलिए अच्छी स्मृति की विशेषता होती है कि ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी चीजों में बच्चा निपुण होगा तो उसकी अच्छी स्मृति वाला बालक बोला जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न को, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो संवेग होते हैं ना, ये भी आपके एक प्रकार के मोटिवेशनल के रूप ही होते हैं या अंग होते हैं, ये बात को याद रखेंगे। क्रोध और भय शाब्दिक अर्थ होगा, स्नेह तथा प्रेम होगा, कि आपका उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं क्या होगा।
आपको बता दें, जब बच्चे के अंदर संवेग होता है, संवेग का मतलब होता है दोस्तों उत्तेजना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के अंदर जो मैकडुअल साहब ने बताया था कि जो संवेग होते हैं बच्चे को अंदर से उत्तेजित करते हैं, बच्चे के आंतरिक भावों में उथल पुथल रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है। जो कौशल होते हैं ना बच्चे के सीखने के अकॉर्डिंग काफी महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखेंगे। और जो भाषाई कौशल, ज्ञानात्मक कौशल, अनेक अनेक प्रकार के कौशल होते हैं, ये बात को याद रखेंगे। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है, यथार्थता होती है, क्या आपका कल्पनाशीलता होती है, कि समन्वय होता है, कि अनुकरण होता है, याद रखेंगे। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप कैसे हल करेंगे सोचिएगा। सीखने की पहली अवस्था, सर्वप्रथम बच्चा सीखना कहाँ से स्टार्ट करता है, अगर आपसे पूछे तो आप लोग केवल एक पॉइंट याद रखिएगा कि बच्चा सीखना सबसे पहले नकल करके स्टार्ट करता है। और नकल करने का मतलब होता है दोस्तों अनुकरण करना, मतलब अपने बड़े से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तो सीखने का कौशल होता है दोस्तों, यह सबसे पहला इसका रूप होता है अनुकरण करना, नकल करना। ऑप्शन नंबर डी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था, ये आपको बताना है। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपके थॉर्नडाइक किए थे, कि गिलफर्ड किए थे, कि स्पीयरमैन, के बीने साइमन। बीने साइमन के द्वारा सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बता रहा हूँ, बुद्धि लब्धि, याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र बताना है। बुद्धि लब्धि बराबर होता क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे मानसिक आयु, याद रखेंगे बटा के दोस्तों आपका वास्तविक आयु और गुणा के 100, ये इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कवर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि आपका मॉन्टेसरी विधि है, आपका खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है। ये सभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, जो मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि तीनों बच्चे, छोटे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी परफेक्ट होती है और छोटे बच्चे इस विधि से पढ़ना आप काफ़ी अच्छा समझते हैं। याद रखिए जो शैशवावस्था है ना, जो सबसे निचली अवस्था होती है बच्चे की, जिसमें बच्चा नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी आदि जगहों पे, एलकेजी यूकेजी आदि जगहों पर पढ़ता है ना, तो वह बच्चे की जो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है वह मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन की विधि, ये सभी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आधे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है, आगे के प्रश्नों को भी देख ले रहे हैं कि बाल विकास में, याद रखेंगे 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल देते हैं, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देते हैं, कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, कि उपरोक्त सभी पर क्या होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे बाल विकास, बाल विकास जो है ना दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास सीडीपी, आपको बच्चे का विकास देखना है। तो याद रखेंगे बाल विकास में प्रक्रिया पर बल देते हैं, बिल्कुल देते हैं दोस्तों। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देते हैं, बिल्कुल देते हैं दोस्तों। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों, याद रखेंगे बाल विकास में। क्योंकि आपको पता है कि 12 वर्ष से लेकर 18 साल की जो अवस्था होती है इसको किशोरावस्था बोलते हैं। इसके नीचे की अवस्थाएं जैसे आपका पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, शैशवावस्था, शैशवकाल, जो भी अवस्थाएं हैं ना, सब बालक विकास की चीज़ों पर अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 17 नंबर की बात करते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल बात सही है दोस्तों, इसमें हम अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं बिल्कुल। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन ये भी करते हैं, और व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन ये भी हम करते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न की 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है सिद्धांत, रहता है का सिद्धांत है, यही आपको बताना है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ये किनका सिद्धांत है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे यह डार्विनवाद से संबंधित है और डार्विन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें हम चीज़ों को बिल्कुल कुछ समझना ही नहीं है। आगे देखते हैं बीने साइमन,
परीक्षण द्वारा मापन किया था किसका? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का और अभिक्षमता का। किस चीज का? तो बीने साइमन द्वारा, याद रखेंगे मैं आपको कई बार चीजों को बता दिया हूं कि बीने साइमन द्वारा परीक्षण जो बीने साइमन परीक्षण है इसके द्वारा किस चीज का मापन किया गया था? तो इसमें जो किया गया था वह सामान्य बुद्धि का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर की बात करते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल जो स्वास्थ्य होते हैं वो संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर मानसिक योग्यता, ये भी बिल्कुल सही है। थकान, ये भी जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेंगे, तो ये सभी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी जो है ना वो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो मानक हैं उनको पूरा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। यह कथन किसका है? तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप बच्चा व्यवहार करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलाख का है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही बताया था कि बच्चा जो होता है ना वो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप अपना कार्य करता है, तो आपका हरलाख ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको लॉक कर लीजिएगा। चलिए 22 नंबर की हम बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, यही आपको बताना है। जो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कौशल अर्जन होगा, व्यवहार में परिमार्जन होगा, ज्ञानार्जन होगा, व्यक्तित्व समायोजन होगा। क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं रख रहा हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये आपके चुनिंदा और लेवल के प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर की अनेक जगहों पे जहां पे सीडीपी के एग्जाम लिए जाते हैं वहां से इस प्रश्नों को मैंने लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है आपको बता दें। सभी अपने आप में अच्छे ही अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक शब्द दिया है। सर्वाधिक उपयुक्त जो अर्थ होता है ना, और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है इसी को हम लोग सीखना बोलते हैं, यही इसकी परिभाषा होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी है, ए सी है, तो आप लोग बी को सही मानिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बाड़ी दोष नहीं है। बाड़ी दोष का मतलब है दोस्तों बोलने से है, ठीक ना। बोलने में कौन दोष नहीं होगा? ध्वनिक परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट कोई बच्चा उच्चारण कर रहा है तो ये बाड़ी दोष है, ये बात को याद रखिएगा। तो बाड़ी दोष नहीं है बताना है, ये तो है आपका। यहाँ पे देखिएगा धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना तुकलाना, ये भी जो दोस्तों हकलाना और तुतलाना होता है ना, ये भी आपका बाड़ी दोष होता है। तीव्र अस्पष्ट बाड़ी ये भी होता है, लेकिन बच्चा अगर तेज बोल रहा है, धीमे बोल रहा है, तो ये बाड़ी दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाड़ी दोष नहीं होगा, बच्चा के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है कि बच्चा धीरे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, ये बाड़ी दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। बच्चा तुतला रहा है, अस्पष्ट बोल रहा है, हकला रहा है, ठीक ना, तो ये सब चीजें कर रहा है ना, तब वह बाड़ी दोष के अंतर्गत आता है, बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? याद रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है, और यही आपको बताना है। मूल्यों के महत्व को बताना होगा कि मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना होगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना होगा, कि उपयुक्त सभी होगा। ये आप देखिएगा, उपयुक्त सभी तब होता कि जब यहाँ पे दंडित वाली बात नहीं होती, याद रखेंगे। ये तो बिल्कुल गलत होगा, जब ए गलत होगा तो दोस्तों ए भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि होती है, मूल्यों के महत्व को बताना ये नहीं होता है दोस्तों। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? जो आध्यात्मिक मूल्य, ये भी बिल्कुल है। एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य और नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। याद रखेंगे, मूल्यों के वर्गीकरण में आपका सांस्कृतिक मूल्य भी होता है, नैतिक मूल्य भी होता है और आध्यात्मिक मूल्य भी होता है, लेकिन एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य ऐसा नहीं होता है। मतलब कि टीचर के अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से पैसे का उत्सर्जन किया जाए, बच्चों से केवल शिक्षा ग्रहण के नाम पर पैसा का उत्सर्जन किया जाए। एन केन प्रकरण मतलब किसी प्रकार से पैसे का धनार्जन करना, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूल्यों के वर्गीकरण में यही सम्मिलित नहीं है, इस बात को याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है, ये आपको बताना है। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप सामाजिक और आर्थिक होता है। दोस्तों याद रखेंगे, सामाजिक और आर्थिक होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है, सामाजिक राजनीतिक होता है, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक होता है। क्या होता है यही आपको बताना है। तो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है दोस्तों याद रखेंगे, वह आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है, क्योंकि शारीरिक विकास भी देखा जाता है और मनोवैज्ञानिक विकास भी देखा जाता है व्यक्तित्व के विकास में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है, जो आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है वह अंतर्मुखी होता है, कि आपका उभयमुखी होता है, कि आपका बहुमुखी होता है, कि सामाजिक निर्भर होता है। जो बच्चे का आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है ना, अगर बच्चा अंदर से अपनी चीज़ों पर विश्वास रखता है, अगर उसके अंदर मोटिवेशनल आत्म केंद्रित होता है और बच्चा स्वयं पर विश्वास रखता है ना, तो याद रखेंगे उसका जो व्यक्तित्व होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे वह अंतर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, कैसा होता है? तो अपने आंतरिक ऊर्जा बल को बाहर की तरफ व्यक्तित्व करना है। तो याद रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व बोलेंगे, कलात्मक बोलेंगे, कि धार्मिक बोलेंगे, कि बहिमुखी बोलेंगे? बाहर की तरफ प्रस्तुत करने की बात कहा है दोस्तों, तो इसको हम लोग बहिमुखी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप टीचर के नाते क्या करेंगे? ये पेडागोजी का प्रश्न है, आप लोग इसको बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कक्षा 4 का बच्चा हरदम चिंतित और कुंठित रहता है तो उसके अभिभावक से आप शिकायत करेंगे? ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। याद रखेंगे अगर कक्षा 4 का बालक बच्चा जो सदैव चिंतित और कुंठित रह रहा है, मतलब को मानसिक विकार संबंधी समस्याएं उसके अंदर है दोस्तों, याद रखना। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या बोलेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम हमारे एक सफल टीचर के नाते उस ऑप्शन नंबर सी के प्रोसेस उसके ऊपर अलाउ कराएंगे। आगे देखते हैं भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा है जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे अनुबंधन का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत होता है, बिल्कुल होता है। अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। याद रखेंगे भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, याद रखेंगे ए भी है दोस्तों। याद रखेंगे अतिरिक्त अनुकरण का सिद्धांत भी है, परिपक्वता का सिद्धांत भी है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों नहीं है? याद रखेंगे यह जो है दोस्तों यह खेल का सिद्धांत है, याद रखेंगे यह क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे एक खेल का सिद्धांत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरे 30 प्रश्नों को मैंने कवर कर लिया। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।